हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका। और एवरेज आपका टॉपिक चल रहा है और इसकी 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि एवरेज होता क्या है। बस एवरेज के क्वेश्चन करते समय दिमाग में एक ही बात आपको याद रखनी है कि एवरेज क्या होता है, सबको बराबर बराबर करना। ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर हैं, यही मतलब है आपका एवरेज का। और इसी कंसेप्ट से एक कंसेप्ट निकल कर आता है जिसका नाम है आपका डेविएशन मेथड। मतलब ओरिजिनल एवरेज से कितना कम या कितना ज्यादा हो जाना, वो आपका उसका डेविएशन कहलाता है। मतलब एक तरीके से इधर उधर उससे आपका हो जाना, ये हम इसको बोल सकते हैं। एग्जैक्ट हिंदी में विचलन भी बोल सकते हैं कि मतलब उससे इतना उतना आपका कम या ज्यादा हो जाना। तो उस वाले मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, बेसिकली एवरेज के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, वहां से प्रोडक्ट करके सम निकाला जाता है, सम वाले से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा होता है ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर करके कितना कम या कितना ज्यादा है। कम है तो वो जो आपका नया बंदा आएगा वो सबके लिए लेकर आएगा, अगर ज्यादा है तो नए बंदे को कम लाना पड़ेगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मिला है तो सबको बराबर बराबर बांट दो, या उनसे वापस लेना है तो उनसे बराबर बराबर वापस ले लो। यही आपका एवरेज कहलाता है। ठीक है, तो अब काफी क्वेश्चन हमने इस पे करवा दिए थे मैंने आपको। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो इस पे जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो शायद वो संडे वाला था। संडे को इतने लोग आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन था ये वाला। ये था ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल किया था। ठीक है, और इससे आगे हमें इसको कंटिन्यू करना है। और इसका जो आपका आंसर आया था, आई थिंक आपका 285 आया था। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको करा दिया था, जिससे कैलकुलेशन आपकी छोटी भी थी। और इसको अगर आपने नहीं किया है तो एक बार पिछली क्लास में जाना और इसको देखना, आपको गारंटी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका, इसमें बोला गया है कि एक परिवार के पहले 3 महीने का जो औसत मासिक खर्च है आपका 2200 रुपये है, और अगले 4 महीने का औसत जो आपका खर्च है वो कितना है, 2550 रुपये है। और अंतिम 5 महीने का जो औसत आपका खर्च है 3120 रुपये है। यदि साल के अंत में परिवार की जो कुल बचत आपकी 1260 रुपये है, इसका मतलब पूरे 12 महीने में कितने पैसे बचाए हैं आपने, 1260 रुपये। तो कह रहा है कि प्रत्येक माह की औसत आय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल तरीका है और मैं इसको लेके जाऊंगा डेविएशन से ही। और डेविएशन ही इस क्वेश्चन को करने का एक मात्र सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ भाई, यहाँ से प्रत्येक महीने की एवरेज आपकी कितनी है, 500। अब देखो इसने क्या क्या बोला है, टाइम क्या क्या आपको बोला हुआ है, टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम पहले आपके क्या है, 3 महीने हैं, फिर आपके क्या है, 4 महीने हैं, और फिर आपके क्या है, 5 महीने। ठीक है, ये है। मैं मान के चलता हूँ कि एवरेज हर एक महीने का जो आपका एवरेज खर्च है वो कितना है, 2500 रुपये। मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो, 2300, 2200, 2100, जो आपका मन करे आप वो मान लो। मैंने मान लिया कि यहाँ से एवरेज एक महीने का जो आपका खर्च है वो कितने रुपए है, आपका 2500 रुपये है, इसको मैंने मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है कि पहले 3 महीने का इसने बोला है कितना है, 2200। ये कह रहा है कि पहले 3 महीने का आपका कितना है, 2200 है। लिख लेते हैं इसको। इसका आपका कितना है, इस वाले महीनों का आपका 2550 है, और इस वाले महीने का आपका कितना है, 3120 है। ठीक है, ये हर एक महीने का है आपका। ठीक है, ये आपका हर एक महीने का है और ये भी आपका हर एक महीने का है। तो बस ये देख लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं पहले इसकी बात करता हूँ तो इसको 2200 को 25 होने पर कितने की कमी है, 300 की कमी है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 आपका कितना हो गया, 900। यहाँ पर आपके पास 900 की कमी है। ठीक है, यहाँ पर 2550 ज्यादा है तो एक के पास 50 ज्यादा है, तो इसके पास टोटल कितना ज्यादा हो गया आपका, 200 ज्यादा हो गया, तो ये प्लस का साइन लगा दे। ठीक है, जब भी कंपेयर करते हो अगर कमी है तो माइनस का साइन लगा देना, अगर एक्स्ट्रा है तो प्लस का साइन लगा लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कितना ज्यादा है आपका, 620 ज्यादा, 25 और 631, ये आपका 620 ज्यादा है। कितने लोगों के पास, एक के पास, तो 5 लोगों के पास कितना होगा, 0, 5 दूनी 10, 5 30 और एक आपका 31। ठीक है, यही होगा। तो ये आपका 3100 आ गया, और ये भी आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो 3100 और 200 आपका 3300, 3300 हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, और उसमें से 900 की हमारे पास कमी भी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई आपका, 2400 आ गया। ठीक है, कितना हो गया आपका, 2400। इस 2400 को क्या कर दो, कितने महीने हैं, 4, 3, 7 और 5, 12, सब में इसको बांट दो, तो कितना आएगा इनके हिस्से में, इनके हिस्से में आ जाएगा आपका 2400। और टोटल आपके 12 महीने हैं तो इनके हिस्से में आपका कितना आ गया, 200 आ गया।
इसका मतलब इनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना रुपए है आपका 2700 रुपये। ठीक है, ये क्या है इनका एक्सपेंडिचर है, ये इनका खर्च है एवरेज हर महीने का। ये कह रहा है कि जो पूरा परिवार है वो 12 महीने में कितने पैसे बचाता है, 160 रुपये बचाता है, सॉरी 1260 रुपये बचाता है पूरे एक साल में। ठीक है, और इसने बोला है प्रत्येक माह की औसत आय क्या है। अब आपको पता है जो इनकम होती है किससे मिलकर बनी होती है, इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर और प्लस आपकी सेविंग। इनकम आपकी एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बनी होती है। तो इसी कंसेप्ट से अगर मैं जाऊं, ये तो मेरे पास एक्सपेंडिचर आ गया। अब हर महीने आपने बचत कितनी की है वो भी ले आते हैं। पूरे साल में आपने कितनी की है 1260 रुपये तो ये 12 महीने में की है, तो एक महीने में कितनी करोगे आप एवरेज, एक महीने में हो जाएगी आपकी 105 रुपये। तो इसमें क्या कर दो 105 रुपये जोड़ दो। ठीक है भाई, ये आपका कितना आ गया, सेविंग आ गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग आपकी क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहलाएगी। तो एवरेज आपकी एक महीने की इनकम कितनी हो गई, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 2805 रुपये, तो 2805 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो एवरेज हर महीने आपकी जो इनकम है वो 2805 रुपये है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डेविएशन से किया जा सकता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। अगर मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैं इसको डिटेल में भी कर सकता हूँ। जैसे 3 को 2200 से गुना कर दिया, 4 को 2550 से गुना कर दिया, 5 को 3120 से गुना कर दिया, फिर टोटल आएगा, उस टोटल में 1260 जोड़ दो, फिर जो टोटल आया उसको 12 से डिवाइड कर दो। तो वहां से भी आपका आंसर आ सकता है, बट उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या दे रखा है, सी ही दिया हुआ ना, यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बोला गया कि 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत आपका 6 है तो 8 संख्याओं का जो जोड़ है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। मैंने बोला था जब भी 8 संख्याएं, ये अगर आपको संख्याएं अगर दे रखी हैं, अगर ये सम संख्याएं होती है, इवन होती हैं, जैसे 8 संख्याएं दे दी, 10 संख्याएं दे दी, 12 दे दी, 14 16 18 संख्याएं अगर दे दी जाती हैं, तो इस केस में जो एवरेज होता है उनके बीच में जो दो टर्म होती है ना, उन दोनों टर्म का जो एवरेज होता है वही पूरा का आपका क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, अब छोटी सी बात बताना, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं नॉर्मल अगर इसमें सोचूं तो क्या होगा, 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जो बीच में दो संख्याएं है ना, ठीक है, ये वाली, इनका अगर मैं एवरेज निकालता हूं वही इनका एवरेज होता है। अब इसने बोला है कि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत आपका 6 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, मान लो कि आपका ए है और ये आपका बी है, तो एवरेज क्या होगा आपका ए प्लस बी, और अपॉन में आपका 2 है और ये आपको 6 दे रखा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका, 12 आ गया। अब इस 12 को दो हिस्सों में अगर आप तोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ से अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ आपका 6 आ जाएगा, 2 6 आपका 12 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर ये 6 आ रहा है उसमें से 0.5 आप माइनस कर दो, तो इसका मतलब ये कितना है आपका 0.5 है, तो ये कितना है आपका 6.5 है। ठीक है, ये 6.5 हो गया। इसमें कितना आपको जोड़ना होगा, 1 2 3, तो 3 आप जोड़ दो इसमें, तो ये आपका 9.5 आ गया। 5.5 में से 3 माइनस कर दो तो ये आपका कितना आ गया, 2 आपका 5 आ गया। ठीक है भाई, तो सबसे छोटी टर्म आपकी इतनी है और सबसे बड़ी टर्म आपकी क्या है, ये है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ये जो वैल्यू आए ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 12 आ गया, और सॉरी 6 आ गया। उस 6 में आपको क्या करना है, 0.5 ऐड करना है, 0.5 आपको माइनस करना है। ऐसे इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक नेचुरल नंबर को बढ़ाया जाता है तो उसकी से क्या होता है कि आपकी एवरेज कितनी बढ़ जाती है, 0.5 बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हम लगा के यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया। इसने बोला है 8 संख्याओं का जोड़ क्या होगा। देखिए, सम निकालने का एक तरीका होता है। सम होता है आपका यहाँ से n होता है, और ये आपका a होता है, और आपका l होता है। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी टर्म्स कितनी दे रखी है, 8 टर्म्स आपको दे रखी है। तो n होता है आपका टर्म्स, ये आपका 8 आ गया। a होता है आपका पहली टर्म, पहली टर्म कितना है a, फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है a होता है, और जो l होता है वो क्या होता है आपका लास्ट टर्म होती है। तो 9 और 2 11 और एक आपका 12। ठीक है, 2.5 हो जाएगा, प्लस में आपका 9.5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, 2 चौक आपका 8 आ गया, 4 हो गया, और 9 2 11, और आधा आधा एक 12, 12 चौक आपका 48 हो गया,
तो 48 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इन सबका जो जोड़ है वो आपका किसके बराबर है, 48 के बराबर है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ भाई, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा आप इस तरीके से करो, या आप अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेकर भी कर सकते, ठीक है। आप उससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान होगा उससे। उससे अगर मैं करूँगा तो भी थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन होगी, वहाँ भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारी दो संख्याओं का जोड़ इतना है, इसका इतना है, इसकी वैल्यू इतनी है, हमारा टोटल इतना है, तो इसका टोटल आपका कितना होगा, वो तरीका भी है। बट मुझे लगता है ये बेस्ट है। बस ये आप याद रखना कि हमेशा आपको क्या करना है, इसमें से 0.5 आपको जो आपका एवरेज आएगा ना इनका, इस एवरेज में 0.5 आपको ऐड करना है, अगली टर्म आ जाएगी, 0.5 माइनस करोगे पिछली टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगली संख्या जोड़ने से एवरेज कितनी बढ़ जाती है, 0.5 आपकी बढ़ जाती है। नेचुरल के केस में अगर सम संख्याएं दे रखी हो तो अगली सम संख्या जोड़ने से आपकी औसत 1 से बढ़ती है। विषम संख्या अगर सारी दे रखी हो तो अगली विषम संख्या जोड़ने से आपकी औसत 1 से बढ़ती है। अगर नेचुरल संख्याएं दे रखी है, प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है, तो अगली प्राकृतिक संख्या जोड़ने से आपकी औसत आधे से बढ़ती है, 0.5 से बढ़ती है। ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए बेसिक तरीका भी है कि ऐसे भी कर सकता हूँ। मान लो कि मेरी पहली टर्म क्या है, x है, तो दूसरी मेरी क्या होगी, क्योंकि आपको पता है हर सम संख्या के बीच में 2 का गैप होता है। तो अगली टर्म जैसे आपकी x + 2 आ गई, अब आपकी तीसरी टर्म आ गई, तीसरी टर्म आपकी x प्लस में 4 हो जाएगी, और जो आपकी चौथी आएगी वो x प्लस में कितनी होगी, आपकी 6 होगी। 6 4 10 2 12 हो गया, 4x और प्लस आपका 12 हो गया, और इनका औसत आपको दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा, 15 इंटू में 4 संख्याएं हैं, तो 4x हो गया, 60 में से 12 गया आपका 48 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 12 आ गई। 12 आ गई x की वैल्यू। कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब मुझे पता है संख्या क्या क्या आ गई, 12 आ गई, 14 आ गई, 16 आ गई और आपकी 18 आ गई, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपका 16 है। तो 16 आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर हम पेपर में बैठ के अगर करते हैं, सपोज करो वहां पर दे दिया 20 क्रमागत सम संख्याएं दे दी, ये तो छोटा था तो हमने कर लिया। मान लो 20 संख्याएं दे दी, 25 दे दी, 30 दे दी, 35 दे दी, 40 दे दी, तो कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर सम संख्याएं आपको बोली गई है, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना, यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, जो एवरेज है, एवरेज और प्लस में n माइनस आपको 1 करना है, ठीक है। और अगर कभी भी आपको बोला जाता है कि नहीं नहीं मुझे तो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हमेशा क्या होगा, जो एवरेज आपको दे रखी है वो एवरेज आपकी बार माइनस कर देना n माइनस आपका 1, ठीक है। n यहाँ पर क्या है, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है। जितनी भी सम संख्याएं दे रखी हूँ वो संख्याएं आपकी n कहलाती हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे बोला है 4, यहाँ से 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपका 15 है, तो n की वैल्यू 4 हो गई। तो अगर मैं यहाँ से लार्जेस्ट नंबर निकालना चाहता हूँ तो लार्जेस्ट आपका किसके बराबर होगा, लार्जेस्ट होगा आपका 15 प्लस में संख्याएं कितनी है, 4, 4 माइनस आप 1 कर दो तो कितना आ गया आपका 15, और 4 में से गया आपका 3, 18 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या 18 है, उससे 2 कम करोगे तो 16 आ जाएगी। तो इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, आपका 16 है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आपको हमेशा करना है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपका होगा। वो तरीका भी आप लगा सकते हो, बट वो तरीका आपका 5-6 संख्याओं तक ही आपका ठीक रहेगा। मान लो कि 50 संख्याएं दे दी, तो फिर कैसे करोगे, ऐसे कब तक लिखते रहोगे, x + 1, x + 2, x + 4, x + 6 कब तक लिखते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भाई आपका, ठीक है। और ठीक है, आप ऐसे ही करो, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा सा इसको और देखूँ ना भाई, एन आपका इतना हो गया -1, क्योंकि एवरेज आपकी इतने से बढ़ती है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 मापन का औसत 20 है। जब सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो औसत आपकी 22 हो जाती है, तो सी का मान क्या है, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि जो भी काम आपका सभी संख्याओं में आप करने वाले हो, वही मतलब जो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है वो एवरेज पे डालता है,
ठीक है। अगर आपने हर संख्या में सी जोड़ा है, सिंपल सी बात है, अगर आपने हर संख्या में सी जोड़ा है और एवरेज पहले आपकी कितनी थी 20 थी और अब आपकी एवरेज कितनी हो गई है 22 हो गई है, इसका मतलब क्या है कि आपने हर संख्या में क्या जोड़ा होगा जिसकी वजह से एवरेज आपकी 20 से 22 हो गई। तो इसका मतलब आपने हर नंबर में 2 जोड़ा है जिसकी वजह से एवरेज आपकी 20 से 22 हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखना, जो भी एक्टिविटी मतलब जो भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप जो भी करोगे सभी नंबर के साथ वो सीधा का सीधा आपकी एवरेज पे आ जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर करना। अगर आपने सबके साथ सेम ऑपरेशन फॉलो कर दिया है हर एक संख्या के साथ, तो इसका मतलब वो सब आपस में बराबर हो गए, और जो वैल्यूज आपस में सब बराबर होती हैं तो वो उनकी एवरेज ही कहलाती है। तो इसका मतलब क्या आपने जोड़ा है हर एक संख्या में दो जोड़ा है, तभी तो 20 से सारी संख्या 22 हो गई। तो इसका मतलब सी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि 3 मित्र हैं ए बी सी और सी, इनकी जो औसत जेब खर्च है वो 80 रुपए है। ए की अपेक्षा में बी दुगना तथा सी 3 गुना खर्च करता है। ए की अपेक्षा में बी दुगना तथा सी 3 गुना करता है। ठीक है, देखो भाई, मान लो कि आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी। ठीक है, ए की अपेक्षा में बी 2 गुना और सी की अपेक्षा में 3 गुना। ए की अपेक्षा में बी, मान लो कि ए 1 खर्च करता है तो इसका मतलब बी 2 खर्च करता है। ठीक है, इफ बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड ट्रिपल ऑफ व्हाट ए स्पेंड, तो इसका मतलब अगर ये 1 करता है तो इसका 3 गुना करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इनका खर्च कितना आ गया, 3 2 5 और एक आपका 6 आ गया। इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 80 रुपए उनकी एवरेज है। कितने लोग हैं आपके, 3 है, तो इसका मतलब टोटल खर्च आपका इतना आ गया। यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक आपका कितना आ जाएगा 80 और इंटू आपका 3 और बटे आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से 3 दूनी आपका 6 आ गया। ठीक है, और 2 चौका आपका 8 आ जाएगा। आप इसको x मानना चाहो तो आप x भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 80 और इंटू आपका 3 और बटे आपका 6 है। 3 दूनी 2 तिया सॉरी यहाँ 3 से जा रहा है ना सीधा, 3 दूनी आपका 6 आ गया और ये आपका 40 आ गया। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 40 आ रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। कह रहा गया है, इसके बाद बोला गया है कि उनकी बिना खर्च की गई राशि का औसत 60 है। अच्छा, 3 मित्र एबीसी की औसत जेब खर्च 80 रुपए है। ठीक है, तो ए का खर्च क्या है ये आपसे पूछा है। 3 2 5 और एक आपका 6 आ गया। दोबारा देखो यार, इफ बी स्पेंड डबल, ठीक है, इफ ए स्पेंड ड्यूरिंग दैट मंथ एंड इफ द एवरेज ऑफ देयर अनस्पेंड पॉकेट मनी इज 60। क्या वो इतना खर्च करते हैं? अच्छा, तो हमें तो ए का खर्च ही चाहिए ना, तो ए का खर्च हमें चाहिए, तो 40 आंसर दिया होगा ना इन्होंने। तो क्वेश्चन का आंसर, एक सेकंड, कुछ और ही गड़बड़ है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, 3 मित्र एबीसी के औसत जेब खर्च आपका 80 रुपए, यदि ए की अपेक्षा बी 2 गुना तथा सी 3 गुना खर्च करता है, तो ये आपका खर्च आ गया सीधा सीधा। तो ये हमने खर्च इसका निकाल लिया है। ठीक है, और यदि अब उनकी बिना खर्च की गई राशि का औसत 60 है, द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 फ्रेंड ए बी इज, अच्छा 80, ओहो हो, यार ये क्वेश्चन गलत है, हिंदी में गलत है यार ये क्वेश्चन। इसने बोला है द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ फ्रेंड ए बी सी इज 80 इन द पर्टिकुलर मंथ। ये तो इनकी पॉकेट मनी है भाई, ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में गलत लग रहा है। औसत जेब खर्च, ये पॉकेट मनी है भाई आपका, ये खर्च नहीं करते, ये खर्च नहीं करते हैं, ये तो इनकी पॉकेट मनी है। तो इसका मतलब उनको जो खर्च करने के लिए पैसा मिलता है ना, इंग्लिश में ठीक है ये आपका, तो टोटल पॉकेट मनी इनकी कितनी है ये देखो भाई। तो टोटल पॉकेट मनी हो गई एवरेज 80 इंटू आपका 3, 240 रुपए। 240 रुपए क्या है उनका एवरेज, मतलब उनको जेब खर्च करने के लिए पैसा दिया जाता है 240 रुपए। ये मतलब है इस क्वेश्चन का, हिंदी में मत देखो इसको। अब इसने बोला है कि इफ बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड ट्रिपल ऑफ व्हाट ए स्पेंड। ठीक है, अब देखो, अगर ये x रुपए खर्च करता है, ये 2x खर्च करता है, ये 3x खर्च करता है, ये क्या दे रखा है इनका एक्सपेंडिचर दे रखा है। ये क्या है इनका एक्सपेंडिचर है। ठीक है,
तो कितना खर्च करते हैं, 3 2 5 6 रुपए खर्च करते हैं। और इसने बोला है कि उनका बिना खर्च की गई राशि का औसत 60 रुपए। तो इसका मतलब मेरे भाई बिना खर्च की गई राशि का औसत खर्च, तो इसका मतलब ये पॉकेट मनी है। इसका मतलब इन्होंने सेव कितना किया है एवरेज, उसमें से 60 इंटू आपका 3 कितना 180 रुपए इन्होंने सेव कर लिया। तो इसका मतलब उन्होंने खर्च कितना किया है भाई, एक्सपेंडिचर कितना आ गया 240। उनकी पॉकेट मनी है 180 बचा के बैठे 60 रुपए। तो इसका मतलब 6x की वैल्यू क्या है आपका 60 है, और 6 से इसको काट दो, x की वैल्यू क्या है आपकी 10 है। क्या है x की वैल्यू आपका 10 रुपए। इसका मतलब इसका ए का जो आपका खर्च है वो कितने रुपए मेरे भाई 10 रुपए। तो 10 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका होगा। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी में नहीं समझ आती, इंग्लिश में आराम से समझ आ रही है, तो इंग्लिश के हिसाब से हम चलते हैं तो क्वेश्चन का आंसर ये आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि औसत जेब खर्च इतना है, मतलब वो खर्च इतना करता है, एक तरीके से ये समझ आ रहा था। बट पॉकेट मनी से समझ आया कि हाँ ये खर्च करने के लिए पैसा दे रखा है, फिर खर्च कर रहा है, उसमें से वो कुछ बचा भी रहा है। अनस्पेंट पॉकेट मनी का मतलब है कि उसने बचत की है। बस यही आपका आ गया है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका 10 आ गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टीम के 5 सदस्यों को क्रमागत भार मापा गया है। प्रत्येक सदस्य के भार मापने के बाद औसत भार मापा गया। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किलोग्राम से बढ़ गया तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक भारी है, ये आपको बताना है। तो ये हम आपको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो यार ये बेसिकली क्या है, एवरेज की बात कर रहा है। सबसे पहले एवरेज, ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या है नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, उनका सम निकाल सकता हूँ। मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं पहले, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो लग के आपका हो जाता है। बट पहले देखो कैसे आपको करना है। इसने क्या किया कि जैसे ही पहला आदमी आया, जैसे ही पहला आदमी आया और उसका वेट आपने मापा, तो उसकी एवरेज वेट उसका कितना आ गया, एक्स आ गया। कोई बात नहीं, आपका एक्स आ गया, एवरेज आपका एक्स आ गया। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, आपका 1 हो गया। ठीक है, अब एक आदमी और आया, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए आपके 2। ये कह रहा है कि भार मापा गया, प्रत्येक सदस्य के भार मापन के बाद औसत भार मापा गया यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किलो से बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले अगर औसत वेट आपका x kg था, x kg था आपका, ठीक है, मान लो कि x kg था, तो अब कितना हो रहा है, ये कह रहा है कि अब आपका x प्लस में 1 kg हो गया। जैसे एक आदमी और आ रहा है तो एवरेज वेट आपका बढ़ जा रहा है। इसका मतलब फिर 3 आदमी हो जाएंगे, फिर आपके 4 आदमी हो जाएंगे, और फिर आपके 5 आदमी हो गए। तो एवरेज वेट यहाँ से आपका कितना हो गया, x प्लस आपका 2 हो गया। ठीक है, फिर ये बढ़ गया x प्लस आपका 3 हो गया। ठीक है, फिर ये बढ़ गया, ये आपका x प्लस में क्या हो गया 4 हो गया। यही आ गया आपका। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मेरे भाई यहाँ से मेरे पास एवरेज वेट आ गया और मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन आ गए। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मुझे 5वें आदमी का भार निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन 4 आदमियों के टोटल वेट को इन 5 आदमियों के टोटल वेट में से घटा दूं, तो 5 के टोटल वेट में से 4 का टोटल वेट माइनस होगा। तो इसका मतलब 5वें आदमी का वेट निकल कर आ जाएगा। बस यही हमें करना है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ पर्सन को एवरेज से गुना कर दूं तो टोटल वेट आ जाएगा। तो टोटल वेट हो गया आपका 4 इंटू एक्स प्लस 3, और इसका 5 आदमियों का टोटल वेट हो गया x प्लस आपका 4। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, 5 आदमियों का, 5 का टोटल वेट है। ऐसा नहीं सिर्फ 5वें आदमी का, ये 5 का टोटल वेट है, और ये आपका 4 का टोटल वेट है। ये 4 का टोटल वेट है। तो अगर 5 के टोटल वेट में से 4 का घटा दूं तो 5वें का आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका 5x, और प्लस आपका 20 हो गया गुना करके, और माइनस कर दो आपका 4x, और माइनस आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करूंगा तो दोनों माइनस में, 5x में से गया आपका x आ गया, और ये x प्लस आपका कितना आ गया, 20 में से 12 आपका 8। तो 5वें आदमी का जो वेट है वो आपका x प्लस 8 है, और पहले वाले का वेट आपका x किलो है। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस 8 में से अगर मैं x को माइनस कर देता हूँ तो कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब पहले और 5वें आदमी के बीच में जो वेट का डिफरेंस है वो कितना है आपका 8 kg है। तो 8 kg आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जा सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा और छोटा किया जाए। ठीक है,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको क्या करना है, अगर आपको पूछा जाता है कि पहले और आखिरी आदमी के वेट में डिफरेंस क्या है, तो आप फॉर्मूला लगा देना n-1 इंटू आपका 2, ये आप फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये इसकी क्या है, ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। n-1 इंटू आपका 2, और n क्या है यहाँ पर आपका, n है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आप देखो कैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा। n कितना है आपका, 5 है, 5 माइनस आपका 1, और इंटू आप क्या कर देना, 2 कर देना, तो कितना आ गया आपका, 4 गुना में 2 आपका 8 आ गया। तो इसका मतलब 8 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको n-1 इंटू 2। जब भी ऐसे बोला जाता है, चाहे कितने भी आदमी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, आपको n-1 करके 2 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो बेसिक तरीका है ही भाई अपना, इससे तो जा ही सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटे की दर से 100 पेज पढ़ता है। शाम के समय जब वो थक जाता है तो 40 पेज प्रति घंटे की दर से 100 पेज अधिक पढ़ता है, अधिक पढ़ती है, 100 पेज अधिक पढ़ती है। ठीक है, मतलब पहले 100 पढ़ती थी तो अब 100 और ज्यादा पढ़ेगी। ठीक है, तो उसके प्रति पेज प्रति घंटा औसत दर क्या है। ठीक है, तो इसने बोला है कि उसकी एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या है मेरे भाई, एवरेज रेट ऑफ वर्क एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ उसके टोटल उसकी एफिशिएंसी से, अब टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, टोटल उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, उससे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज रेट आपकी निकल कर आ जाएगी काम करने की। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं जाता हूँ तो क्वेश्चन को मैं आसानी से कर सकता हूँ। बेसिकली होगा क्या, इसमें टोटल पेज कितने हो गए आपके, 100 पेज वो पहले करता है। ठीक है, इससे करवाना है मुझे आपका इतना 100 पेज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, ये कहता है कि व्हेन सी वाज टायर्ड सी रीड 100 मोर पेजेस एट द रेट ऑफ 40 पेजेस पर आवर। अच्छा, वो कहना चाह रही कि वो 100 पेज और का मतलब वो सिर्फ 100 पेज, 200 पेज नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो देखो अब यहाँ से देखो, इफ ए इन द आफ्टरनून स्टूडेंट रीड 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेजेस आपका पर आवर, तो क्या मैं यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो ऊपर तो टोटल वर्क आएगा। देखो भाई, ये 100 पेज जो है वो पढ़ती है कितनी देर में आपका, एट द रेट ऑफ 60 पेज पर आवर, 100 पेज, और 1 घंटे में कितना पढ़ती है वो 60 पेज, तो इस पेज को कितनी देर में पढ़ देगी, इतने में। ठीक है, इसी तरीके से 100 पेज वो पढ़ती है, 40 पेज आपका पर आवर, तो 1 घंटे में आपका इतना काम होगा। टोटल कितना हो गया आपका, ऊपर 200 काम हो गया, 100 पहले 100 अब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो काम आपका है उसको 1 घंटे में जितना काम है, मतलब उनकी एफिशिएंसीज है, आपको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ से उनको करने का आपका एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं। आप यहाँ पर एक काम करो, टोटल टाइम ले लो, आप क्या ले लो, टोटल टाइम। ये टोटल टाइम वो इतना ले रहा है, मतलब एफिशिएंसी अपो यहाँ से टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी टाइम आ गया, टोटल वर्क डिवाइड बाय उसकी एफिशिएंसी टाइम आ गया। तो आप इसको यहाँ से टोटल टाइम मान लो, तो ये आपका इतना आ गया। तो कितना हो सकता है आपका, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, 20 पंजे आपका 100 हो जाएगा, 20 ती आपका 60 आ जाएगा, 20 पंजे 100 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, और यहाँ से 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, 6 घूम के ऊपर जाएगा, तो 200 इंटू आपका कितना हो गया, 6 हो गया, और नीचे कितना बचेगा आपका, 3 दूनी 6, 2 पंजे आपका 10 आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 पंजे आपका 15 आ जाएगा, 25 से आपका 25 के 25 अठे आपका 200 आ जाएगा, 8 छिक आपका 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब 48 पेजेस पर आवर, 48 पेजेस और आपका पर आवर। तो मुझे लगता है ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में भी है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर सी दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो एवरेज रेट या आपकी एवरेज रेट ऑफ एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है, ये आपकी एफिशिएंसी है CIECY, तो उस केस में आपको क्या करना है, टोटल वर्क को उनके द्वारा लिए गए टोटल टाइम से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आपकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी 400 रुपए की वस्तु को खरीदते समय एक व्यक्ति 7% टैक्स पे करता है, एक अन्य वस्तु जिसकी कीमत 6400 रुपए है 9% टैक्स भुगतान करता है। दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदते समय व्यक्ति कितना प्रति टैक्स पे करेगा, ये आपको निकालना है। तो बेसिकली ये क्या है आपका
एलिगेशन लग जाएगा। एक पे आप 7% दे रहे हो, एक पे आप 9% दे रहे हो, कह रहा है कि बीच में कितना होना चाहिए, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, नीचे उनका जो प्राइस है उसका क्या आएगा, रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहले केस में यहाँ पर आप 7% करते हो तो परसेंटेज के साइन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप 7 पे करते हो। ठीक है, यहाँ पर कितना पे कर रहे हो आप, 9 पे कर रहे हो, बीच में आपको नहीं पता कितना पे कर रहे हो, यही आपको निकालना है। आप इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, उनका जो कीमत है उसका रेशो आ जाएगा, क्योंकि इसी पे हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। ये आपका 400 आ गया, तो ये कितना आ गया आपका 6400 आ गया। ठीक है, डबल जीरो से आपके डबल जीरो कट गई, एक का और किसका रेशो आ गया आपका 16 का, तो 1 और 16 का आपका रेशो आ गया, तो ये आपका नीचे 1 और 16 का रेशो हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो भाई बीच वाली वैल्यू कैसे निकलती है, वेटेड एवरेज, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो और रेशियो के सम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया आपका 7 हो गया, 16 निम में आपका 144 भी हो गया, और अपॉन में आपका 16 और एक आपका 17 हो गया, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया 151 और बटे में आपका 17, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ 56 हो गया। ठीक है, 6 और 3 आपका नहीं होगा, और 56 और 5 आपका ये वाला, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 8 बट सही 15 बटे आपका 17। तो इतने परसेंट आपने ओवरऑल क्या किया है, टैक्स पे किया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करना ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 क्रमागत वर्षों के लिए दूध खरीदा है। पहले वर्ष में उसने 7.5 रुपए प्रति लीटर के भाव से, दूसरे साल में 8 रुपए प्रति लीटर के भाव से, और तीसरे साल में 8.5 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदा। यदि उसने प्रत्येक वर्ष 4080 रुपए का दूध खरीदा है, तो तीनों वर्ष में दूध का जो औसत मूल्य है वो क्या होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, देखो एवरेज प्राइस अगर आपको निकालना है तो मुझे कैसे निकालना होगा, तीनों साल का। अगर एवरेज प्राइस में निकालना चाहता हूं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है ना, टोटल एक्सपेंडिचर को आपने 3 साल में जो दूध की टोटल क्वांटिटी खरीदी है, टोटल क्वांटिटी से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ आपका मिल्क। तो कभी भी अगर आपको एवरेज प्राइस निकालना है मिल्क को, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने 3 साल में किया है वो ले लो, और फिर उसको टोटल क्वांटिटी आपने दूध की जो 3 साल में खरीदी है उससे डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का तरीका है। जैसे अब अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है। पहले साल आपने कितना खर्च किया है, हर साल आप 4080 खर्च कर रहे हो, यहाँ भी 4080 किया है, यहाँ भी 4080 किया है, और यहाँ भी आपने 4080 किया है। ठीक है, और देखो किस कीमत से आप खरीद कर लाए हो, यहाँ पर 7.5 रुपए के भाव से है, तो इसको 7.5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 8 के भाव से है, और यहाँ पर आपका 8.5 के भाव से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो ये बेसिकली यहाँ से कितना आएगा आपका, ये क्वांटिटीज आएंगी आपके इनको डिवाइड करने से। ठीक है, पहले वाले को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन में आएगा ये आपका 544 आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका कितना आएगा 510 आएगा, और यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 8 पंजे 40, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से 480। तो ये आपका 480 हो गया, ये आपका इतना हो गया, और ये आपका इतना हो गया, 500 500 1000 हो गया, 1000, और ये आपका 20 की कमी है ना, इसको भी क्या ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी जोड़ लेते हैं भाई। ठीक है, 480 ये आपका इतना आ गया। तो टोटल खर्च कितना आएगा भाई, आपका टोटल खर्च हो गया आपका 4080 एक साल में, और 3 साल में आपका इतना हो गया। तो इसको हम यहाँ से सही कर रहे हैं ना, 480 आ गया, 5 और 5 10। ठीक है, इसको मैं 20 कैरी करवा देता हूँ, तो आपका कितना आ गया 1500 आ गया। ठीक है, ये पूरा 1500 बन गया, और इसके पास 10 बच गया, और इसके पास कितना बचेगा, 44 में से 20 दे दिया तो मैंने 24, 24 और 10 आपका 34, तो ये कितना आ गया आपका 1534 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इनका सम कितना है आपका 1534 है, तो इसको याद रखना मेरे भाई, 1500 आपका 34 है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो इन्होंने आपको दे रखा था, वो क्या दिया था इन्होंने, 7 पॉइंट आपका 98 आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 7 पॉइंट आपका 98। तो बेसिकली यहाँ पे जो अप्रोच आपको समझनी है वो क्या है, अगर एवरेज प्राइस आपको निकालना है तो एवरेज प्राइस तभी निकलेगा जब आप टोटल एक्सपेंडिचर को
टोटल क्वांटिटी जो आपने 3 साल में खरीदी है उससे आप डिवाइड कर दोगे। अब पहले साल आपने 4080 लगाए हैं और 1 किलो की जो कीमत है आपकी 7.5 रुपये है, तो उस खर्च को अगर मैं 1 किलो की वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ से आपने इतना केजी खरीदा है, यहाँ पर इतना केजी आपने खरीदा है, यहाँ इतने केजी आपने खरीदा है और यहाँ इतने केजी आपने खरीदा है और टोटल इतना केजी आपने खरीदा है। तो उस टोटल पैसे को इतने केजी से डिवाइड कर दो तो आपके पास 1 किलो की कीमत निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी है। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है ये आपको निकालना है। तो फिर से वही तरीका, डेविएशन मेथड आसानी से लग सकता है। ठीक है, देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चन को मैं करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर यहां से नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्ट आपके जो दे रखे हैं, प्रोडक्ट आपके क्या है, डेविएशन मेथड लगा देते हैं। प्रोडक्ट आपके कितने हैं, 13 है, उसके बाद आपके 15 है और उसके बाद आपका क्या है, 12 है। ठीक है, इसकी कीमत आपकी कितनी है, 70 है और इसकी कीमत आपकी कितनी है, 60 है और इसकी कीमत कितनी है, आपकी 65 है। ठीक है, ये कह रहा है कि एवरेज बता दो, इस भाव से आपने क्या है इनको खरीदा है, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है। तो एवरेज ही आपसे पूछना चाहता है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बोला था, मिनिमम वैल्यू ले लो। मिनिमम 60 रुपये तो है ही है, मिनिमम 60 रुपये तो होगा ही होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा वैल्यू जो आएंगी उसको सब में बांट देना। 13 और 12 25 हो गया, 25 और 15 40, तो आपका 40 से डिवाइड करना है जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बता दो, ये कह रहा है कि मैंने बोला कि यार एवरेज हर एक की कीमत 60 रुपये, ये कह रहा है नहीं यार हमारी तो 70 है। कितनी ज़्यादा, 10 ज़्यादा है, एक के पास 10 ज़्यादा है। टोटल वैल्यूज कितनी है, 13, तो 13 इंटू आपका 10, ये आपके पास एक्स्ट्रा हो गया। इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, 60 से तो 60 ही मान रखिए, उससे 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। और कितनी वैल्यू उसके पास, 12 के पास, 12 इंटू आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 60 आ गया। ऊपर आपका कितना आ गया, 130 और 12 पंजे आपका 60 आ गया। 130 और 60 आपका 190 हो गया और डिवाइड बाय आपका कितना हो गया, 40, क्योंकि ये टोटल आपकी कितनी है, 40 है और सब में बटेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही क्या होता है, सबको बराबर बराबर करना, सबके बीच में बांट देना। यहाँ से ये कट जाएगा, 60 आ गया, प्लस में आपका 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, 3 बच गया और 30 आ गया, मतलब 4 से 28 आ गया, 4 पंजे आपका 20 आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 64 पॉइंट आपका 75। तो एवरेज इनकी जो कीमत है, मतलब हर एक वस्तु की जो आपकी एवरेज कीमत है 64 पॉइंट आपका कितना है, 75 है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसको डेविएशन भी बोल सकते हैं, जेएसएम भी बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो बोल सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको कंपेयर करना है इस वाली से जो आपने मान के ली है, उससे कितना ज़्यादा है, ये उससे कितना कम है और ये आपका कितना है, इनको इससे कंपेयर आपको करना होगा। ठीक है, देखो भाई मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आ रही होंगी और ये तो अपने दिमाग में बिठा लो, जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो सब में बटेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि सबको बराबर बराबर करना। अब मुझे अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिला था तो वो कितना मिला था, 190, तो 40 वस्तुओं को बराबर बांट दो तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो और ये मैंने एवरेज सबका 60-60 माना हुआ था, सबका 60-60 है, ये सबको एक्स्ट्रा मिल गया तो सबका 64 पॉइंट आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ये आपका 1.11 है, ये 1 पॉइंट आपका 11 है, ये आपका 0.01 है, 0.101 है, 0.001 है और ये आपका इतना है। औसत आपको निकालना है, तो इनको कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज जैसे आपकी क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी टर्म्स है इनको जोड़ दो। सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब सबको जोड़ के सबको बराबर बराबर कर देना। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहता हूं तो इसको जोड़ने के लिए इसका जो जोड़ आएगा वो आपका 1 पॉइंट में 300, 1 पॉइंट आपका 3 आपका 2 आएगा और इसको हम कर देते हैं 5 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको जाता हूँ तो 5 0 आपका नहीं जाएगा, तो बेसिकली ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ये वाला 5 दूनी आपका 10 जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 6 30 आएगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इन सबको आपको जोड़ना है, इन सबको आपको जोड़ना है, इन सबको आपको जोड़ना है, इन सबको आपको जोड़ना है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है, 5 से आपको डिवाइड कर देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है भाई, यार जोड़ तो सकते हो ना, जोड़ तो लोगे ना, कुछ नहीं है भाई,
लिख के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 पॉजिटिव ओड नंबर ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। और पहली 6 विषम संख्याओं का औसत क्या है जो कि 7 का क्या है मल्टीपल है, ठीक है। क्या है 7 के मल्टीपल में, तो 7 के मल्टीपल में अगर होंगी तो वो कौन कौन सी हो सकती है भाई, 7 को 1 से गुना कर लो, 7 हो सकती है, फिर आपकी 14 हो सकती है, 7 दूनी 14, और किसने बोला है विषम संख्या है, तो 14 तो आपका हो नहीं सकता। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ओड नंबर ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। 14 तो आपका नहीं हो सकता ना भाई। अब देखो कौन सी हो सकती है भाई, 7 हो सकती है, उसके बाद पहले तो आपकी 7 हो सकती है, यहाँ लिख देता हूँ 7 हो सकती है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो 21 हो सकती है, फिर 4 पे नहीं जाएगा, 7 पंजे 35 हो सकती है, 7 7 आपका 49 हो सकती है, उसके बाद 11 से आपका 77 हो सकती है, 13 से आपका 91 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये वो संख्याएं हैं भाई, ये आ गया निकल के आपका, ठीक है। तो कौन कौन सी हो सकती है आपकी, 7 हो सकती है, 21 हो सकती है आपकी, 49 हो सकती, 35 हो सकती है, 49 हो सकती है, 77 और आपका 91। तो ये वो पहली 6 विषम संख्याएं आ गई, और जो कि ओड आपकी, मतलब ओड है आपकी, और ये क्या है 7 के मल्टीपल में है, ये आपका निकल कर आ गया। तो क्या करें, इसको जोड़ देते हैं भाई, ठीक है। एक तो तरीका हम ये लगा सकते हैं कि 7 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 आ गया, 1 प्लस आपका 3 आ गया, प्लस आपका 5 आ गया, प्लस आपका 7 आ गया, प्लस 9 आ गया, ठीक है, और प्लस आपका क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, अगर मुझे सम करना होता है फर्स्ट n ओड संख्याओं का, अगर मुझे सम करना होता है तो क्या होता है n का स्क्वायर होता है। n कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, तो इनका सम कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं सम करना चाहता हूँ तो 6 का स्क्वायर आपका 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इनका सम मैं निकालना चाहता हूँ तो इनका सम कितना आएगा, 7 तो बाहर है और अंदर आपका कितना आ गया 6 का स्क्वायर इंटू आपका 6 हो गया, ठीक है। ये सम आ गया। अब ये कह रहा है कि उनका एवरेज बताओ कितना होगा, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज होता है उनके सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, तो एवरेज आ गया 7 इंटू आपका 6 इंटू आपका 6, नंबर ऑफ टर्म्स भी आपकी कितनी है 6, 6 से काट देता हूँ, 7 6 का आपका क्या आ गया 42 आ गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए 42, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है भाई। तो 42 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर याद रखना सम ऑफ फर्स्ट, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, फर्स्ट एन ओड नंबर, सम क्या होता है मेरे भाई, उनका सम होता है आपका n का स्क्वायर। n क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला आप याद रखना भाई, n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यही मैंने लगाया है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपकी 6 है, तो ये क्या है बेसिकली आपका n का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ से एक तरीके से फॉर्मूला 7 इंटू आपका n का स्क्वायर, और अपॉन आपका n आ गया, n से n कट गया, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो 7 इंटू n आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो डायरेक्ट ये भी आप बोल सकते हो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 7n होगा, तो ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखो क्या बोला है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी हो, अगर लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना हो, तो लार्जेस्ट नंबर कैसे निकलेगा, लार्जेस्ट नंबर होता है आपका एवरेज, और प्लस में आपका n और माइनस आपका 1 होता है, ठीक है। अगर आपको यहां से निकालना हो स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है उनकी एवरेज, और माइनस में आपकी बार n माइनस आपका 1, तो ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको लगातार सम संख्याएं दे रखी हो, तो उनमें आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी हो और सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, तो ये आपका तरीका होता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट आएगा आपका यहाँ से 25, और 25 प्लस में n कितना है आपका 6 माइनस आपका 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 25 प्लस आपका 5, और ये कितना आ गया आपका 30 आ गया, ठीक है।
और अगर मुझे बोलता है कोई स्मॉलेस्ट बताओ, तो स्मॉलेस्ट आपका कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होगा मेरे भाई आपका 25 माइनस में 6 माइनस आपका 1, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया? 20 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या 20 आ गई, सबसे बड़ी संख्या आपकी 30 आ गई। तो अंतर बोला है आपसे 30 माइनस आपका 20 हो गया, तो अंतर कितना आ गया आपका 10। तो 10 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ भाई, तो 10 आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका हम और भी सोच सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सोचना है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। देखो यार, एक तरीका और भी हम लगा सकते हैं, इसमें सबसे औसत इसका बोला हुआ है, ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, मानता हूँ कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट आपको जो लेना था आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो भाई, दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था, वही बेसिक तरीका। 6 संख्याएं आपको दे रखी हैं, औसत जो निकलेगा बीच की 2 संख्याओं का जोड़ का आधा होगा। ठीक है, या बीच की 2 संख्याओं का जो औसत होगा वही उन सबका औसत होता है। तो ये भी तरीका हम यहाँ से अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई कैसे होगा वो क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, तो देखो भाई कैसे कर सकते हैं। इसने बोला 6 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6। औसत कौन देगा? ये वाला आपको औसत देगा, इन दोनों का जोड़। कह रहा है कि ये संख्याएं जो हैं इनका औसत आपका 25 है, तो इनका जोड़ कितना होगा आपका? 50 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये संख्या क्या है आपकी? ए है, तो ये संख्या आपकी बी है। तो सिंपल सी बात है, ए प्लस बी, इनका जो आपका औसत है वो कितना है आपका? 25 है। तो ए प्लस बी आपका कितना होगा? 50 होगा। क्या होगा आपका? 50 होगा। तो आपको क्या करना है, इसका आधा कर दो। इसका आधा जैसे ही करेंगे तो कितना आ गया आपका? 25 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। कितना आ गया आपका? 25 आ गया। अब आपको पता है कि एक सम संख्या जोड़ते ही क्या होता है, आपकी एवरेज 1 से बढ़ जाती है। और विषम हो तो विषम के केस में भी अगली विषम संख्या जोड़ते ही एवरेज आपकी 1 से बढ़ जाती है। तो एक काम करो, इसमें से एक माइनस को कर दो, तो ये आपका 24 आ गया। तो इसका मतलब आपको क्या पता लग गया? इसका मतलब ये पता लग गया, ये संख्या आपकी 24 है, बीच का इनकी बीच की वैल्यू आई है 25। तो ये बेसिकली क्या है, इनकी बीच की वैल्यू है 25। ठीक है, तो इसमें से एक माइनस करो 24 और एक जोड़ दो, आपका 26 आ गया। ये 24 है, ये 26 है, तो अगली आपकी 28 होगी, अगली आपकी 30 होगी। ये 24 है तो ये आपका 22 होगा, तो ये आपका 20 होगा, क्योंकि सम संख्याएं हैं, दो दो का अंतर होगा। तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर उस तरीके से आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता तो नया औसत क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n। तो 9 कंसेक्यूटिव जो नंबर है वो कुछ नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब वो ना इवन है ना आपकी ओड है, वो सम और विषम आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका आपको यहाँ से लगाना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एन आ गया मेरे भाई, तो इसने बोला है कि अगली 2 संख्याएं जोड़ दो। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी नेचुरल संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं की बात की जाती है और जब भी एक अगली प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाती है तो आपकी एवरेज 0.5 आधे से बढ़ जाती है। तो जैसे ही 2 बढ़ेंगे तो इसका मतलब 1 से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब आपकी एवरेज कितनी हो जाएगी? जो एवरेज आपकी पहले जो भी थी n थी, वो आपकी n प्लस में एक बार 0.5 बढ़ेगी, फिर एक नंबर आएगा वो भी 0.5 बढ़ाएगा। तो इसका मतलब टोटल आपकी n प्लस में क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इंक्रीज बाय आपका 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नेचुरल संख्या बढ़ने से एवरेज 0.5 से बढ़ती है, एक इवन नंबर बढ़ने से एवरेज 1 से बढ़ती है, एक ओड नंबर बढ़ने से एवरेज आपकी 1 से बढ़ती है। और ये मैंने प्रूफ करके आपको बताया था कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी का 30 पारियों की बल्लेबाजी का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर 100 रन अधिक है। देखिए यार, मैं मान लेता हूँ कि उस पारी में एक में ज्यादा ए है और कम वाला आपका बी है। तो क्वेश्चन आपको साफ साफ बोल रहा है ए माइनस आपका बी किसके बराबर है? आपका 100 के बराबर है। ठीक है, अब आपको पता है कि वो इन 30 पारियों की बात कर रहा है और ये 40 उनकी एवरेज है। इनमें से ये कह रहा है कि इनमें से 2 पारी जो शामिल ना किया जाए तो 28 पारियों का औसत आपका 38 हो जाता है। क्या आपको एक बात समझ आई? अगर मैं इन 2 पारियों को हटाता हूं तो अगर वो पहले यहाँ पर थी तो उनकी एवरेज 40 तो थी ही, साफ साफ बोल रहा है कि 30 पारियों का एवरेज 40 है।
मतलब इन ए प्लस बी जो वैल्यू है, जो दो पारी ए प्लस बी है, तो इनके जो टोटल रन थे वो 40 इंटू आपका 2। ये तो समझ आ गया यार, 80 तो था ही था, मिनिमम 80 तो है ही। अब ये कह रहा है कि जैसे ही इनको हटाया बाकी की 28 पारियों का औसत 38 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो पारी जैसे ही यहाँ से चल के जाती हैं, ये जैसे ही बाहर निकाली जाती हैं, इनके पीछे जो 28 पारी रह गई उनका भी दो दो साथ में लेके चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पारियां थी ये 40 की नहीं थी, ये ज्यादा की थी। वो तो इनके साथ बैठी हुई थी, तो इन्होंने अपना हिस्सा इन बाकियों को देके बराबर कर रखा था। अब ये जब जाएंगी तो भाई लेके ही जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो कि 4 दोस्त हैं, ठीक है, और 4 दोस्त हैं और उनमें से एक के पास गाड़ी है, एक के पास स्कूटी है, ठीक है, और जब वो साथ में रहते हैं तो वो गाड़ी और स्कूटी एक तरीके से अगर अच्छे दोस्त हो तो कॉमन बन जाती है, गाड़ी भी यूज करते हैं, स्कूटी भी यूज करते हैं। तो जब ये यहाँ से जाएंगे तो इतने पागल तो नहीं है कि अपनी और गाड़ी और स्कूटी दोस्तों को दे के चले जाएं, अपनी चीज को साथ लेके जाएंगे ना। तो वही यहाँ पर होने वाला है कि ये जब तक साथ में थे अपनी वैल्यू को इन्होंने इनमें शेयर कर रखा था, बांट रखा था। जैसे ही इनको यहाँ से निकाला ये हो गए गुस्सा, और अपना एवरेज जो इनका दिखा रखा था वो तो ये लेकर ही लेकर गए, एक्चुअल में जो इनकी वैल्यू थी साथ में उसको भी लेके चले गए। इसका मतलब ये बाकी की 28 पारियों का दो दो लेकर चले गए, तो इसका मतलब 28 इंटू आपका 2 कितना हो गया, 56। तो इसका मतलब 80 तो इनकी एवरेज ही अपने आप को दिखा रहे थे, बट एक्चुअल में इनका कितना था, सम कितना था आपका 136। ये मतलब होता है इसका आपका, ठीक है। तो भाईचारे में इन्होंने बांट रखा था, जाते जाते गुस्से में लेकर चले गए भाई। तो अब देखो भाई ए प्लस बी कितना आ गया आपका, 136 आ गया, ठीक है, यही होगा। डिफरेंस ले लो भाई, मतलब इनको जोड़ दो तो 2 आपका कितना बराबर आ गया आपका, 236 आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 118 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ वो 118 आ गया, तो ये सिर्फ 18 आ गया, ठीक है। तो इसने बोला है खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है, तो न्यूनतम स्कोर आपका कितना है, 18 है, तो 18 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से किया जा सकता है भाई, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्रिकेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना एवरेज में, वो ज्यादा आते हैं, एवरेज विकेट वाले, एवरेज रन वाले, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, तो इस पे हमें भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि उसका एवरेज कितना एक्स है, उसके एवरेज रन कितने हैं आपके, एक्स है, और नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है आपकी, 11 है। तो आपको पता है ना कि सम कैसे निकालते हैं, उसके एवरेज रन को उसकी नंबर ऑफ इनिंग्स से गुना कर दो तो उसके सम आ जाता है, उनके उसके रन आ जाते हैं कि इतने रन ये बना चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ इनिंग्स को एवरेज रन से गुना करने से उसके टोटल रन निकल कर आ जाते हैं कि इतने रन भाई साहब ने बना रखे। ये कह रहा है कि 11 पारियों में इतने रन बना रखे हैं, 12वीं पारी में 120 रन बनाता, तो इसका मतलब अब टोटल 12 पारियों में उसके कितने रन हो गए, ये बात, ये रन इसके कितने पारियों में हो गए, 12 पारियों में। ये कह रहा है कि इसका औसत स्कोर 5 रन बढ़ जाता है, तो 12 पारियों से अगर मैं इसका रन निकालू एवरेज इंटू में नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ इनिंग्स को गुना करता हूँ एवरेज से, एवरेज पहले एक्स थी तो अब कितनी होगी 5। तो दोनों तरफ से बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक्चुअल में अब जो आपके टोटल रन है वो दोनों तरफ बराबर है, ये टोटल रन हो गए आपके, तो ये भी क्या हो गए आपके टोटल रन हो गए, दोनों तरफ से इनको इक्वेट कर दो। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो शुरुआत में जो एवरेज रन थे वो आ जाए, 11x आ गया, और प्लस आपका 120 आ गया, बराबर में 12x आ गया, और प्लस में आपका 60 आ गया। इसको इस तरफ ले आता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो x की वैल्यू आपकी 60 आ गई। तो इसका मतलब नया औसत पूछा है, तो नया औसत कितना है आपका, x प्लस 5 है, तो 60 प्लस आपका 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 65 हो गया। तो ये आपका नया औसत है 65, और ओल्ड की अगर बात करता है तो आपका ओल्ड कितना है 60 है, और आपका न्यू कितना है आपका 65 है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ भाई, ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, बट ये तरीका करने का बेस्ट है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है, कह रहा है कि विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, विवाह के 5 साल के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है, बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, आपसे पूछा गया है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3
व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। इसने साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो हिंदी में मेंशन नहीं कर रखा, द एवरेज एज ऑफ द थ्री, यहाँ पर तीनों की इसने मेंशन कर रखी है व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। अगर ये मेंशन नहीं कर रखा हो ना कि तीनों की एवरेज बतानी है, तो फिर सिर्फ माता और पिता की निकालनी है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन आया था उसमें हमें जितने वो थे ना मेंबर, दो थे तो दो ही की निकाली थी। यहाँ पर इसने तीनों का बोल दिया एवरेज एज ऑफ द फैमिली। अगर ये सिर्फ ये बोल देता ना एवरेज एज ऑफ द फैमिली व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, तो हम चाइल्ड को नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 0 साल का है ना उस टाइम पे, ठीक है। तो इस केस में इसने बोल दिया एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। तीनों की एवरेज एज क्या थी जब बच्चा पैदा हुआ था, ये आपको बोला है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। इसका मतलब ये आपका हस्बैंड है और ये आपका क्या है, वाइफ है, और ये इनका बच्चा है, ठीक है। तो जब इनकी शादी हुई ये 23 साल के थे, ये भी 23 का था, ये भी आपका 23 का था। सिंपल सी बात है। कह रहा है कि विवाह के 5 साल के बाद उनका 1 साल का बच्चा है, तो इसका मतलब 4 साल बाद इनको क्या है, वो बच्चा हुआ है, ठीक है। 4 साल बाद इनको बच्चा हुआ है, तो ये भी 27 साल की थी और ये भी आपकी 27 साल की थी जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। इसने बोला है कि बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, तो साफ साफ आपको पता लग रहा होगा कि जब बच्चा तो बाद में पैदा हुआ ना, बच्चा यहाँ भी पैदा नहीं हुआ, बच्चा तो और 1 साल के बाद पैदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जब बच्चा यहाँ से, ये आपका कितने का होगा, 28 का होगा, और ये आपका कितने का होगा, 28 का। और आज बच्चा कितने साल का, 1 ईयर का है। तो यही मतलब है, यहाँ बच्चा पैदा हुआ है आपका। बच्चे ने कहाँ जन्म लिया है, यहाँ पर जन्म लिया है। और थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मैं 28 साल का हो गया, 28 साल का हो गया, और बच्चा 1 साल का हो गया। यही मतलब है इसका। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबको बराबर बराबर करना। आप गुना करके भी कर सकते हो, जैसे 23 दूनी 46 हो गया, 46 में फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 दूनी 8। ऐसे भी आप कर सकते हो, 46 प्लस में 4 दूनी 8, ये आपका 54 हो गया। उनके उस टाइम पे 54 है, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना, सॉरी 3 से डिवाइड कर दिया, 18 आ गया। तो ये तरीका हम लगा सकते हैं। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है कि मैं 23 साल का हूँ, मेरी वाइफ भी 23 साल की है, एवरेज 4 साल बाद मैं इतने का हो जाऊंगा, 4 साल बाद मैं इतने का हो जाऊंगा, क्योंकि इसने बोला है 5 साल बाद आपका बच्चा 1 साल का है, तो इसका मतलब बच्चा शादी के 4 साल बाद हुआ है। तो उस समय पे माता भी 27 की है और पिता भी 27 के हैं, तो इनकी एज का कितना आ गया, 54 आ गया। बच्चा कितने का है, 0 का है, क्योंकि उस तभी पैदा हुआ है। तो उनकी एज टोटल 54 आ गई। कह रहा एवरेज बता दो, तो 54 को फिर क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मेंबर 3 हो चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो कितना आ गया आपका 18 ईयर। तो इसका मतलब बच्चे की जन्म के समय पूरी फैमिली की एवरेज एज आपकी 18 साल है। तो 18 साल आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ से कि ए और बी की औसत आयु 20 साल है। ए को सी से बदल दिया जाता है तो औसत 19 साल हो जाती है। सी और ए की औसत आयु 21 साल है। तो इस क्रम में ए और बी की सी की आय क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यार, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में हम करेंगे, और इसको मैं कोशिश करूंगा डेविएशन से कराने की। नॉर्मल तो हो ही जाएगा। ए प्लस बी का सम 40 आ गया, ए प्लस सी का 38 आ गया, और ए प्लस सी का यहाँ से 42 आ गया। सबको जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आएगा। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा इसको डेविएशन से कराने की, क्योंकि यहाँ पर ए और बी है 20 साल के हैं, तो इसका मतलब ए 20 साल का होना चाहिए था। जैसे ही यहाँ से सी आया, 19 हो गया, उसकी भी एक कम हो गई, ठीक है, तो 19 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से डेविएशन से हम जा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आशा करता हूँ भाई जितनी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी, और ये आपके लिए सफिशिएंट भी है। और डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।